Hello everyone. Today we are now going to start our new chapter. Chapter number 12, Friction. It's a very easy chapter and a very activity based chapter. और एक्टिविटी वो है जो हम डेली यूज़ में कहीं ना कहीं या तो हम देखते हैं या तो हमारे साथ होती है. अब आपको लगेगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, तो उसके लिए हमें लेसन है वो लर्न करना होगा. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 से. फ्रिक्शन. आपने यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल. ठीक है, हमने भी देखा होगा कि हम ट्रैफिक सिग्नल के पास होते हैं और कार और कोई ट्रक का कोई ड्राइवर होता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने व्हीकल को स्लो करते जा रहा है. अब हमारी बाइसिकल भी देख लीजिए. ठीक है, तो बाइसिकल्स में क्या होती है, ब्रेक्स होती है और ब्रेक्स के थ्रू हम हमारी जो बाइसिकल है वो स्लो डाउन करते जा रहे होते हैं. ओके, not only vehicles, any object can moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है कि कोई व्हीकल्स की बात नहीं है. मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी, अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं तो उस पे फोर्स है वो नहीं लगेगा. अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसकी स्पीड है वो धीमे धीमे स्लो होती जाएगी और फाइनली वो क्या हो गई, स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, हैव यू सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. ये तो हमने देखा ही होगा. बॉल को हम थ्रो करते हैं तो कुछ समय के बाद वो एक जगह जाके स्टॉप हो जाता है. वाई डू वी स्लिप When we step on a banana peel. Yes, ये तो हमने देखा ही होगा कि अगर बनाना पील होती है, अगर हमारा पैर उस पर पड़ता है तो क्या होता है कि हम गिर जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है. और यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन और भी दिया गया है कि हम वॉक कर रहे होते हैं स्मूथ फ्लोर पर और वेट फ्लोर पे, तो कहाँ पे इजी रहेगा और कहाँ पे मुश्किल ही होगी हमें. तो वेट फ्लोर है वहाँ पे चलने से हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हम गिर सकते हैं. सो हमें वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है. अगर इजी से हम चल रहे हैं रोड पे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बनाना पील आ गई तो हम गिर जाते हैं. स्मूथ फ्लोर है तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन वेट फ्लोर है तो हमें गिरने की संभावना है वो बढ़ जाती है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका आंसर हमें मिलेगा, अभी मिलेगा. यहाँ पे पहले देख लेते हैं. आंसर तो हमें पता ही है, फ्रिक्शन. ठीक है, लेकिन हम डिटेल में जानेंगे. 12.1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है वो आपको बताई गई है. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बुक है, ये तो हम भी कर सकते हैं. हमने बुक को लेफ्ट साइड से राइट साइड तक हमने फोर्स लगाया है. ओके, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक. तो क्या होता है कि बुक को जब उस पर फोर्स लगता है तब सरफेस के साथ फोर्स लगता है और आगे जाके वो बुक है वो स्टॉप हो जाती है. लेकिन ऐसा क्यों, आगे जाके स्टॉप क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लगेगा वो ऑपोजिट साइड में लगेगा. आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बुक को है वो थ्रो कर रहे हैं, यानी फोर्स दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. ठीक है, आगे जाके वो बुक है वो स्टॉप हो जाती है. क्यों, क्योंकि बुक की जो सरफेस है और जो टेबल की जो सरफेस है उसमें ऑपोजिट फ्रिक्शन है वो लग रहा होता है, इसलिए वो आगे जाके स्टॉप हो जाती है. और इस तरह से हम दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड हम उसको
फोर्स कर सकते हैं, हम उसको धक्का लगा सकते हैं, तो वो भी आगे जाके स्टॉप है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली मैंने आपको कहा वो यहाँ पे हमें द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ऑपोज द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मल फोर्स हमने लगाया है उसका वो ऑपोज करती है, यानी उसके ऑपोजिट जो फ्रिक्शन है वो उसके ऑपोजिट लगता है। सो फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम अगर रास्ते पर चल रहे होते हैं तो भी फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड में ही होगा। अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ ही लगेगा। ओके, सो ये था हमारा एग्जाम्पल, और हमें ये कहने के लिए कि फ्रिक्शन है वो ऑलवेज हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ नेक। अब मान लीजिए कि हमने एक ब्रिक ली है, ठीक है, ब्रिक के ऊपर एक टाई है वो हमने स्ट्रिंग की है, हमने एक डोरी है वो लटकाई है ऊपर से। और अब क्या है कि हमें जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, आपको दिख रहा है स्प्रिंग बैलेंस, अभी डिटेल्स में यहाँ भी आएगा, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस। तो उससे सबसे पहले हमें जो ब्रिक है उसका वेट कर लेना है, ठीक है, यानी कुछ तो फोर्स लगेगा। ओके, अब उसका जो फोर्स लग रहा है वो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बैलेंस में, स्प्रिंग बैलेंस में दिखाई देगी, तो वो हमें नोट डाउन कर लेनी है। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि अब उस ब्रिक पे है कोई ऐसी पॉलीथीन ले लेते हैं, पॉलीथीन से हम उसको क्या कहते हैं, उसको उसके अराउंड पॉलीथीन है वो लिपट लेते हैं, और फिर पॉलीथीन से हम उसको ऐसे लटकाते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। तो क्या होता है कि जब हम स्प्रिंग बैलेंस से ये एक्टिविटी करते हैं तब फिर से हमें उसकी जो वैल्यू है वो हमें नोट डाउन करनी चाहिए, और फिर हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि हमें क्या दिखाई दिया। तो दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में जो वैल्यू आएगी स्प्रिंग बैलेंस की वो काफ़ी ऑपोजिट आएगी। ओके, अब यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस के लिए थोड़ा सा कुछ कहा गया है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब ये स्प्रिंग बैलेंस किसे कहते हैं, तो ये एक ऐसा डिवाइस है कि जिससे अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वो हमें मेजर करके बताएगा, ठीक है। सो इट्स अ वन टाइप ऑफ डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोलाइड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि वो जो है वो स्ट्रेच होगी, ठीक है, फोर्स लगेगा यानी स्ट्रेच हो गई। और फिर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएट स्केल। अब क्या है कि जब वहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस में जो कोई भी वैल्यू है वो अप डाउन होगी, ठीक है, तो हमें वो नोट डाउन कर लेना है। इसलिए हम इजीली हम मेज़र कर सकते हैं कि जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो किस डिजिट पर है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो अगर हम इससे ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं कि हमें कोई भी मैग्नीट्यूड है वो हमें हर बार है वो मिलता जाएगा, और जो भी फोर्स हम लगाते जाएंगे तो हमें इजी रहेगा नोट डाउन करने के लिए। ओके, सो ये था स्प्रिंग बैलेंस जो काफ़ी इजी था। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, सो एक्टिविटी 12.3। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं देखिए एक्टिविटी रीड करने की बजाय मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको
साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, देखिए, चलो देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपके जैसे छोटे छोटे दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक है टेबल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे टेबल के ऊपर एक वुडन बोर्ड है वो सपोर्ट में रखा है, ठीक है, उसका क्रॉस करके यहाँ पे रखा है। और क्या है कि टेबल पे कुछ रखा नहीं है। फिर उस टेबल की जो, हाँ, यहाँ पे जो वुडन सपोर्ट जो रखा है क्रॉस में, तो वहाँ से एक सेल है वो वहाँ से गिराते हैं और सेल है वो अपने आप आगे जाके कहीं पे रुक जाता है। ऐसी एक एक्टिविटी की है। अब ऐसी दूसरी एक्टिविटी भी है। क्या है कि दूसरी एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि टेबल पे हमें कोई एक लेयर, यानी कोई एक मटेरियल का जो लेयर होता है वो हमें मटेरियल वो वहाँ पे बिछा देना है, ठीक है। फिर हमें जो सेल है वो वहाँ पे जो हमारा बोर्ड है उससे वहाँ पे रख के मार्क ए लिखा है वहाँ पे जाके रख देना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जब सेल था तो वो आगे जाके यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे था सेल तो वो यहाँ पे जाके रुक गया। तो क्या हुआ, देखिए कि यहाँ पे कोई भी मटेरियल है वो यहाँ पे नहीं था, यानी सरफेस है वो स्लो, एकदम स्मूथ थी। और यहाँ पे कोई एक मटेरियल है इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन है वो ज़्यादा लग रहा है, इसलिए जो सेल है वो आगे नहीं गया। तो इससे हमें क्या मिलता है जानने को, देखिए, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। सो हर जगह जो डिस्टेंस हो रहा है वो डिफरेंट क्यों है, हर जगह, मतलब हर बार हम करते जा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है फ्रिक्शन, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, फ्रिक्शन है। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? अब यहाँ पे जो किसके बेस पे, ठीक है, वो पेंसिल सेल है वो आगे जा रहा है क्योंकि उसकी सरफेस क्या है, स्मूथनेस है, ठीक है, स्मूथनेस है। तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो किसके आधार पे कर रहा है, तो हम कहेंगे, ठीक है, कि फ्रिक्शन जो है इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब क्या हो रहा है कि अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो उसका रीज़न क्या है कि जो कोई दो सरफेस है उस दो सरफेस में इरेगुलरिटीज है, ठीक है, यानी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती उसको बोलते हैं इरेगुलरिटीज। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. 12.5। अब क्या हो रहा है कि कोई भी दो सरफेस है और उसके बीच में जो इरेगुलरिटीज है, ठीक है, वो क्या होता है कि एक दूसरे में लॉक हो जाती है, एक दूसरे के अंदर, यानी फिक्स बैठ जाती है। When we attempt to move any surface, we have to apply on a force overcome interlocking. So हम क्या करते हैं कि वो दोनों लॉक हो जाती है, फिर हम उसको फोर्स लगा रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे सरफेस इरेगुलरिटीज है वो होती है। देखिए ये सरफेस का जो वाइट वाला पोर्शन है वो बुक वाला है और यहाँ पे टेबल का पोर्शन है। सो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जब वो फोर्स लग रहा है तो उससे ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि जो सरफेस है वो तो इंटरलॉकिंग हो गई है, ठीक है, उसके ऑपोजिट कुछ भी फोर्स है वो लगाना पड़ता है। सो ऑन रफ सरफेस देर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। अगर कोई इरेगुलरिटीज सरफेस है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा इरेगुलरिटीज है उसमें, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। और जो कोई भी रफ सरफेस होगी, देखिए दो सरफेस होती है, रफ और स्मूथ, तो रफ सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है, ओके, वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है
कि मान लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि कोई एक सरफेस है, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके घर कोई एक मैट है और मैट के ऊपर आप मैट ऐसे ही आप ले रहे हो, ठीक है, उसको फोल्ड कर रहे हो तो आपको इजी रहेगा। अब मान लीजिए कि उस मैट पे अगर कोई पर्सन खड़ा है या फिर कोई पर्सन में है वो वहाँ पे बैठा है, तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। सो इस तरह से अगर रफ सपाटी है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है ये क्या कर रहा है कि ये बॉक्स को है वो फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो बॉक्स को फोर्स लगा रहा है लेकिन वो बॉक्स मूविंग ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो बॉक्स है वो मूव करने लगेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। सो यहाँ पे आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट टू इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है यानी कोई एक बॉक्स है, चलिए वो स्टेबल है यानी वो अपनी जगह है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये धीमे धीमे थोड़ा मूव होगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है उसे क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो मतलब कि अब ये जो मूव करने लगा है तो अब मैं इसको ज़्यादा फोर्स दूंगा तो ये आगे आगे और भी इसकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो फोर्स मैंने लगाया है उस फोर्स को बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल था, फिर वो मूव होने लगा तो हम उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो ऑलरेडी उसकी मूविंग है वो कंटिन्यूअस है और फिर हम उसकी जो वेलोसिटी है उसको उसकी स्पीड है कंटिन्यू करने के लिए हम उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज अ मेजर और स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द अदर एंड, सो उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact. अब क्या होता है कि जब बॉक्स है वो स्लाइडिंग करना शुरू कर देता है तब उसकी जो स्पीड है और उसके जो सरफेस पॉइंट है, ठीक है, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है, तो क्या होता है कि उसको जब हम उसको फोर्स दे रहे होते हैं तब उसके जो नीचे जो सरफेस के साथ जो जुड़ा होता है तो उसके जो पॉइंट है तो वो क्या होता है कि वो पूरी तरह लॉक नहीं हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि लॉक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। हमें याद रखना होगा कि हमें किस में फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अब सबसे पहले बॉक्स है वो स्टेबल था, ठीक है, स्टेडी था, स्टेडी पोजीशन में। सो हमें फोर्स लगाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना था उसको मूव करने के लिए। सो वो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है और सेकंड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो स्लाइडिंग फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, स्लाइडिंग फोर्स है वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और जो आगे का जो स्टेडी पोजीशन वाला है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन वो ज़्यादा लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम, तो ये हमें याद रखना है। सो यहाँ तक हम रखेंगे फ्रेंड्स। आप फिर से एक बार ये चैप्टर देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।